हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 11वीं क्लास है हमारी और 11वीं क्लास में हम लोग हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स और लेसन नंबर हम लोग आपका 5th देख रहे हैं। ग्रामीण विकास को हम लोग पढ़ रहे थे, तो ग्रामीण विकास में हम लोग विपणन और साख यानी कि ऋण और मंडी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि ग्रामीण विकास को डेवलप होने के लिए किन किन जो पैमाने हैं, आयाम हैं, उनसे होकर गुजरना पड़ेगा और उनसे होकर आपका देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को हमको एक एक करके गौर करके बात करनी है और इनको आपको देखना है। ठीक, इन पर आपका एक एक करके हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक, इन्हीं को सब चीजों में हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो हम लोग इसमें था इस लेक्चर के अंतर्गत, कल हम लोग आपका वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम की दुष्प्रभावों को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या उसकी स्थिति रही थी, मंडी में कैसे बिचौलिए हैं, कैसे सीधा करें, तो हम बिचौलियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए सरकार क्या क्या उपाय खोज रही है, क्या क्या काम कर रही है, ये सब चीजें हम लोगों ने कल अच्छी तरह से देखी। क्लियर है? तो हमने कल आपका विपणन व्यवस्था को भी पढ़ा, एक बार आप देख लीजिए। पैसे के लिए हमने जनधन अकाउंट की बात करी, आकस्मिक जो लोन है उसकी बात करी और हमने ओवर ड्राफ्टिंग की जो डिमांड है हमने उसकी भी बात करी कि ओवर ड्राफ्टिंग क्या है। इन सब चीजों को हमने आपको बहुत अच्छे से आपका देखा और एक एक करके सारी चीजों की बात की। देख लिया। अब है उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। विविधीकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो फसल के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित ऐसा है, जो हम अब क्या करना है, जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो भी हम गतिविधि करेंगे हम उसमें विविधीकरण करेंगे। यानी कि एक फसल के साथ दूसरी चीजों को साथ करेंगे। जैसे हम अगर कृषि करेंगे तो साथ में हम आपका पशुपालन करेंगे। छोटा तालाब है तो हम लोग आपका फिशरी पालेंगे। यानी कि एक चीज पर डिपेंड ना होकर हम आपका छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें भी करेंगे जो आय की जनरेटिंग होंगी, जो आय को और अधिक आपका प्रोड्यूस करेंगी। जैसे विविधीकरण के दो पहलू हैं। एक पहलू तो फसल के उत्पादन की प्रणाली से परिवर्तन संबंधित है आपका। एक तो फसल का उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेत के हटाकर अन्य संबंधित कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन तथा गैर कृषि क्षेत्रों में लगना है। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। कह रहे खाली यही बात करेंगे ऐसा होगा, तो फिर तो जोखिम हमारे सामने बहुत है। अतः विविधीकरण हम न केवल खेती की जोखिम को कम करने में सफल होगा बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर में उपलब्ध हो पाए। देश के अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? खरीफ की फसल से जुड़ा। ठीक, ये हमको ध्यान रखना। किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध हो सकता है। अतः अन्य क्रिया की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों के प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीब तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य बना पाएंगे। कब होगा? जब हमको दुर्लभ रोजगार हो जाते हैं तो हमारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, बहुत कठिन हो जाएंगी, हमको दिक्कत होगा। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम चीजों को अच्छा करें, हम चीजों को ठीक करें और इसी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फसलों में विविधीकरण चाहिए। केवल ये नहीं कि हम एक ही फसल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बनाएं। अगर हम लोग कृषि कर रहे हैं तो हम कृषि के साथ आपका पशुपालन करें और पशुपालन करने के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा उचित मात्रा में कि आपका किस प्रकार से कृषि हमको कितना प्रॉफिट दे रही है, पशुपालन से हम कितनी अतिरिक्त कर रहे हैं। ऐसे ये है आपका मधुपालन, सेरीकल्चर चल रहा है, आप उसमें मधुमक्खी की आपका पेटियां लगाइए। उस पेटी के माध्यम से आप साल का अगर 20 से 50 हजार रुपए कमा लेते हैं
तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक लाभ होना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अपनी खेती के साथ पशुपालन करते हैं, 2-3 गाय भैंस रखते हैं, अपने दूध उपभोग के लिए दूध दही का आपका सेवन करते हैं, उनको पोषक तत्व भी मिलते हैं, साथ में बचा हुआ दूध आपका डेयरी पर बेचते हैं, जिनसे उनकी आजीविका बढ़ती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी चीजों में परिवर्तन लाना है, हमको विविधीकरण को अपनाना पड़ेगा। अतः जरूरतमंद संबंध गतिविधियां जैसे गैर कृषि सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट तथा नए विकल्प यानी कि नए ऑप्शन आजीविका स्रोत के विकास को ध्यान देने हैं। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्र में अनेक धारणीय आजीविका विकल्प उपलब्ध रहेंगे और अन्य चीजें हैं जो आपका डेवलप हो सकती हैं और जो है अन्य चीजें जो है आपका विकास हो सकती हैं। इन सभी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे। तो अब आप समझिए, क्या अब आपका विविधीकरण से हमारे लिए आपका फायदा है? जैसे हम खेती के साथ पशुपालन करें, मुर्गी पालें। अब देखिए मुर्गी पालन बड़ा अच्छा है, आप खेत में आप एक खेती भी कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा बचा हुआ वेस्ट होता है, वो उसको मुर्गी खा सकते हैं। ऑन एवरेज आप मान लीजिए आपने 50 मुर्गियां पाल ली, तो 50 मुर्गियों को पालने में अगर उनकी कॉस्ट आपको ऑन एवरेज अगर उनको लगाओ, अगर वो आपको 6 महीने में 30 से 35,000 रुपए आपको देती हैं और साल भर का 60-70,000 या 50,000 रुपए, तो एक छोटा सा जगह स्पेस देने पर बहुत कम मेहनत में अगर आपको 50,000 रुपए साल का इनकम मिल रहा है, तो एक परिवार की आजीविका के लिए भोजन, पर्याप्त राशन इत्यादि के लिए 50,000 रुपए बहुत है। और जो अपनी खेती से कमाएगा उसको वो आपका फ्यूचर में सेविंग के लिए रख सकता है या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रख सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका उत्पन्न हो रही हैं और ये सब फसल विविधीकरण की ही देन से उत्पन्न। समझ आया आपको? चलिए हो गया, आगे बढ़। तो कह रहे हैं कृषि क्षेत्र पर तो पहले से बहुत बोझ है, बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में केवल वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक हैं, कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशीलता अंतर संबंध होते हैं और उनमें स्वास्थ्य समृद्धि की संभावनाएं रहती हैं। कैसी होती हैं? स्वास्थ्य समृद्धि की संभावना, किंतु अनेक घटकों में तो निम्न उत्पादक वाली निर्वाह मात्रा की व्यवस्था होती है। गतिशील उप घटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चरम उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान हैं पर उनके लिए संरचनाएं, सुविधा तथा अन्य सहायक कार्यों में नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योग को रख सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकला, हस्तकरघा आदि। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार की तलाश में। किंतु हाल ही के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्य की ओर अग्रसर हैं, नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र की तरफ अग्रसर है। ठीक, तो ये स्थिति है आपका जो है फूड प्रोसेसिंग में। लोग फूड प्रोसेसिंग की ओर लगे हैं, चमड़ा उद्योग में लगे हैं और आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग जो है अच्छा साधन बनता जा रहा है रोजगार का भी। और आप देखिए पर्यटन भी आपका बढ़ रहा है, इसमें भी लोग अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ठीक है, रचनात्मक सुविधाएं हैं, नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों की बात करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकला, हस्तकरघा आदि। इन सब चीज को देखते हैं। रोजगार की जो आपकी तलाश है, हाल ही के वर्षों में जो महिलाएं हैं उनको भी हम देखते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग गौर कर लेते हैं। अब देखिए भारत में मुर्गी पालन का वितरण अगर आप देख रहे हैं तो भारत में भेड़ और बकरियां लोग 16% पालते हैं, सुअर को लोग 1% पालते हैं, मुर्गी पालन आपका 61% होता है और मवेशी गाय भैंस पेड़ को 22% पालते हैं। यानी कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर ये होता है। अगर आप पशुपालन करते हैं तो ये साथ में अगर आप कर रहे हैं तो आपका लाभ बढ़ेगा। यानी कृषि के साथ आप अगर पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, मत्स्य पालते हैं, सुअर पालते हैं, तो ये सब आपके अतिरिक्त जो इनकम है
उसके माध्यम बनेंगे और आपको सुनिश्चित लाभ। देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो डाउट है कुछ, आप मुझसे पूछ लीजिए। बढ़ जाए आगे। चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं पशुपालन की तरफ। पशुपालन भारत के किसान समुदाय में प्राय मिश्रित कृषि पशुधन का अनुसरण करते हैं। क्या होता है, भारत के जो किसान हैं उनका जो समुदाय है क्या करते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर में पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। यानी कि मिक्स कृषि करते हैं। मिक्स कृषि का मतलब है कृषि के प्लस आप अगर आपका पशुपालन भी कर रहे हैं। इसमें गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख आदि बहुसंख्यक मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार तथा अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। आज पशुपालन क्षेत्र है देश के 7 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों की ओर भूमिहीन मजदूरों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करते हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। चार्ट 5.1 में भारत में पशुधन का वितरण देखा गया है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58% तो मुर्गा पालन का है तथा अन्य पशुओं में ऊंट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर में आपके खच्चरों और आपका टट्टुओं का है। वर्ष 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, जिनमें से 110 मिलियन भैंसें थीं। पिछले तीन दशकों का मतलब है आपका पिछले 30 सालों की बात हो रही है। दशक मतलब 10 वर्ष का, ठीक। तो 3 दशक यानी कि 30 साल। भारत के डेयरी उद्योग में बहुत शानदार प्रगति दिखाई देती है। 1951 से 2006 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन में 10 गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध की बाढ़ को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना क्रय योग्य दूध एकत्र करती हैं और इनकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करती है और फिर उसके शहरी केंद्रों को सहायिकाओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहायता में एक विलक्षण प्रतिमान है। आप देखते हैं ना, अमूल वो आपका सहकारी कहता है। उत्पादन क्षेत्र में आपका विकसित किया है। देश के अनेक प्रांतों में भी उसी का अनुकरण किया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्रमुख आपका दुग्ध उत्पादक राज्यों के अंतर्गत आते हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादक क्षेत्र की गतिविधियों में विविधीकरण से महत्वपूर्ण सह उत्पादक सिद्ध हो गया है। कैसे हो गया है, सह उत्पादकता आपकी सिद्ध हो रही है। यानी कि अंडा, अंडा और आपका मांस, ऊन इत्यादि ये सारी चीजें आपका चल रही है। ठीक है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे कि ये सब चीजें आपका इनके साथ हैं और इसी प्रकार आपको एक पूरा चार्ट दिखाया गया है कि कितने मवेशी हैं, कितना कुछ है। आप पूरा उसको परसेंटेज और आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी और लोग बाग अपना आजीविका चलाने के लिए ये सारे जो काम हैं वो आपका करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं मछली पालन का क्या हिसाब है, क्या कुछ स्थिति बची हुई है और मछली पालन के अंतर्गत हमारी स्थिति क्या है और साथ में मधुमक्खी। अच्छा, आप बताइए, क्या आपके पास पड़ोस में कहीं पर किसी के साथ, चलिए पशुपालन तो बड़े कॉमन है जो आपको गांव में दिख जाएगा, लेकिन क्या आपका मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन ये सारी चीजें होती हैं, या भेड़ पालन, बकरी पालन? तो आपको बकरी भी मिलेगी, मुर्गी भी मिलेगी, थोड़ा मछली का ऊपर नीचे हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारे प्रदेश में नहीं है, दूसरे राज्य में नहीं होता होगा। नहीं, बहुत सारी जगह ये सारी चीजें आपका जो है विद्यमान है।
मत्स्य पालन मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जाल को माँ यानी कि दाता मानते हैं। तो मछुआरे हैं वो जाल को क्या मानते हैं? माँ यानी कि दाता। महासागर, सरिता, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत जानते हैं। भारत में बीजट प्रावधानों के वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी प्रवेश के बाद मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 56% में अंतर्वर्तीय क्षेत्र तथा 35% महासागरीय क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% है। यानी कि जितना भी हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें आपका 0.9%, यानी कि लगभग आप इसको 1% मान लीजिए। तो 1% मछली उत्पादन से हमारे जीडीपी में योगदान हो रहा है। कितना हो रहा है? 1% का। इतना बड़ा देश, उस देश मान लीजिए हमारे देश की इकोनॉमी 100 रुपए है, उस 100 रुपए में 1 रुपए का जो अंशदान है वो किसका है? अकेले मछली पालन के उत्पादन से है। तो अच्छा है या ठीक है या कम है? तो कम है, यह अंशदान बढ़ना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये उत्पादन होता है, जैसे प्रमुख राज्यों में आएगा पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। इन राज्यों में क्या होता है? मछली पालन ज्यादा होता है। और उसी के साथ कौन सा एक राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। कोरोमंडल तट के आसपास का क्षेत्र है, कोरोमंडल ही है पूरा। मछुआरों के आपका परिवार का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग मछुआरे हैं, जो लोग फिशरी करते हैं, पकड़ते हैं, किसी का आपका ट्रेडिशनल काम नहीं, आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि वो समुद्रों में मछली मारने के लिए जाते हैं। तो जो मछुआरे वो कैसे हैं? निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रति व्यक्ति आय, अन्य कार्य के श्रम प्रभा का अभाव, उच्च निरक्षरता दर, गंभीर ऋणग्रस्त इन मछुआरों समुदायों से आजकल जूझ रहे हैं। यद्यपि महिला मछली पकड़ने का काम नहीं लगती है, तो पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य पालन का संचालन उन्हीं के हाथों में। कितना है? 60% का निर्यात और 40% का जो आंतरिक मत्स्य व्यापार है, ये सब यही करते हैं। यानी कि बाहर जो मछली जाती है 60% ये गरीब मछुआरे, देश के अंदर जो 40% लोग अपने खाने के लिए कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें आपका इसी में जाती हैं और ये सारी चीजें आपको दिखाई भी देंगी। यानी कि मछली भी एक अच्छा खासा स्रोत है जो आप देख सकते हैं और यहाँ आपको दिखाई देगा। देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उन्हीं के हाथों में विपणन के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए मछुआरा समुदाय महिलाओं को सहायता के लिए सहकारिताओं यानी कि जो कोऑपरेटिव चीजें हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से साख का मतलब है ऋण सुविधा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, तब अनुभव हो रही है। उद्यान विज्ञान प्राकृतिक ने भारत की ऋतु मृदाओं विविधताओं ने संपन्नता की है। उसी के लिए आधार पर भारत अनेक बागान उत्पादक लिए हैं और इनमें प्रमुख है फल, सब्जी, रेशेदार फलें, औषधि, सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि। हाँ, ये सभी रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने की बड़ी योगदान दे रही है। भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 है। क्या कह रहे हैं? समस्त कृषि उत्पाद का लगभग कैसा है? 1/3 है। सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और उनके मसालों में मामलों में तो विश्व की अग्रणीय देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जी के उत्पादन में हमारा विश्व दूसरा मध्य स्थान पर है। बागवानी में लगे कितने कृषक आर्थिक दशाओं में बहुत सुधार है।
ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका का बेहतर सहायक हो रहे हैं। पुष्परोधन, पशुशाला देखभाल, संस्कर, बीजों का उत्पादन, ऊतक संवर्धन, फल फूल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक आय वाले रोजगार बन गए। यद्यपि बल संख्या की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उनकी उत्पादकता बहुत ही स्तर आपका कैसा है, न्यूनतम है। यह भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से ही धारणीय रोजगार विकल्प के स्वरूप किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। यद्यपि मछली पालन का अधिकतर संबंध प्रदूषण की समस्या को नियमित और अनियमित करना है। आवश्यकता है कि मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करें और इस प्रकार पुनर्रचना करना होगा कि उन्हें लाभ दीर्घकालिक हो, यानी कि हमें मछुआरों का जो समुदाय है उन्हें इस प्रकार से प्रोटेक्शन करना है ताकि उनका कल्याण हो सके और वो दोबारा उठ सके और वो लाभ ऐसा हो कि जो लॉन्ग टर्म आपका बेनिफिशियल हो, उनकी आजीविका का साधन बन सके। बागवानी एक धारणीय विकल्प रोजगार के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय संस्करण इकाइयों की स्थापना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, प्रयास के लिए आंतरिक संरचनाओं में निवेश की कैसी है, इन सब चीजों की आवश्यकता है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, इनका लाभ कैसा हो आपका सुनिश्चित हो जाए। ये सब कैसी हैं आपका लाभ के रूप में सुनिश्चित हो, लाभ इनको मिल सके, लाभ इनको ठीक। तो लाभ के लिए क्या चीजें हैं, किस प्रकार हमको बढ़ावा देना है और कैसे कैसे हमें बागवानी, उद्यानी को बढ़ावा देना, ऋतु के अनुसार हमको कृषि करनी है, ये सारी चीजें देखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ चैप्टर खत्म करेंगे और कुछ मैं आपको नोट फॉर्मेशन में भी लिखाऊंगा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।